नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी पर खड़गे के विवादित बयान पर फंसी कांग्रेस। बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। खड़गे की सफाई के बाद बीजेपी का पलटवार। बंगाल और तमिलनाडु में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की व्यापक तैयारियां। बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार के लिए अमित शाह और ममता बनर्जी करेंगे रैलियां। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता। कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता का भारत पर पड़ता है सीधा असर। ट्रंप का बातचीत होने तक ईरान के साथ जारी अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा। ईरान ने सीज फायर बढ़ाने को बताया ट्रंप के हमले की चाल। अमेरिका की हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी जारी। अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स होंगी आमने सामने। चार धाम यात्रा के चौथे दिन आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया। प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां की पूरी। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वो पीएम मोदी के संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी का तत्काल संज्ञान ले और कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में ये भी मांग की गई है कि भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत खड़गे की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक और नियामक कार्यवाही शुरू की जाए और उन पर उपयुक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंध लगाए जाएं। भाजपा ने निर्वाचन आयोग को सौंपी गई अपनी याचिका में प्रधानमंत्री के संबंध में खड़गे की टिप्पणी को घोर अपमानजनक बताया और आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन होने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा साझा किए गए पत्र में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वो चुनाव प्रचार सामग्री और डिजिटल माध्यमों में खड़गे की टिप्पणी के प्रसार को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी करे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज निर्वाचन आयोग से मिलकर इस मुद्दे को उठाएगा। AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai. How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की और इसके बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस हर दिन अपने आचरण में नए निचले स्तर पर पहुंच रही है और सार्वजनिक चर्चा के स्तर को गिराने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक आचरण के सभी मानकों का उल्लंघन करते हुए भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहकर देश को शर्मिंदा किया। देश के सर्वोच्च नेता का ये अपमान उन लाखों लोगों का अपमान है जो मोदी जी से प्रेम करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। पिछले 12 वर्षों में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने वाले मोदी जी जैसा नेता को आतंकवादी कहना अत्यंत निंदनीय है। जब भी कांग्रेस मोदी जी पर अपशब्दों का प्रयोग करती है तो भारत की जनता ही उन्हें जवाब देती है। इस बार भी जनता ही जवाब देगी।
भाजपा के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित और अमर्यादित बयान को 140 करोड़ भारतीयों को बेइज्जत करने वाला बताया और मल्लिकार्जुन खड़गे से देश से माफी मांगने की मांग की। They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who is elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. They have today insulted 8 crore Tamil brothers and sisters. I strongly condemn it. They should apologize to the nation. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने की निंदा करते हुए इसे देश के लोगों का अपमान बताया। नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति की पराकाष्ठा है। ये केवल एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं बल्कि उन 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश का भी अनादर है जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना विश्वास व्यक्त किया है। जब जब कांग्रेस विकास और तथ्यों के प्रश्नों पर घिरती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके शागिर्द मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जब देश की नारी शक्ति कांग्रेस से अपने अधिकारों का हिसाब मांग रही है, तब इस तरह के स्तरहीन बयान सामने आना उसकी हताशा को दर्शाता है। ऐसे बयान के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जब जब राहुल गांधी और उनके कुनबे ने शब्दों की मर्यादा को लांघा है, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। इस बार भी देश की जनता जवाब अवश्य देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनसे माफी मांगे जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए और कांग्रेस को अपने आचरण पर आत्ममंथन करना चाहिए। द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफ़ी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है। उनके वंशवाद से प्रेरित नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया है। राहुल गांधी को भारत के जनादेश पर किए गए इस शर्मनाक हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की निंदा की है। रविशंकर प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चेन्नई में दिया गया वक्तव्य कि प्रधानमंत्री जी आतंकवादी हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बार बार मोदी जी से हारने के बाद कांग्रेस पार्टी इतनी हताश हो गई है कि इस तरह की शर्मनाक हरकतें करती है और मोदी जी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करती है। ये फिर हारेंगे, फिर सुपड़ा साफ होगा, लेकिन ये बयान इनकी नफरत का प्रमाण है। ये केवल मोदी जी का ही नहीं, देश का भी अपमान है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। तमिलनाडु की सभी सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान कल है।
कल के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। बंगाल में पहले चरण के मतदान को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था के सुचारू संचालन का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है। ये प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित की जाएगी। केंद्रीय बलों, कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मतदान के दिन बूथों से लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बूथ स्तर पर निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग दिल्ली से इस ट्रायल रन के हर चरण की स्वयं निगरानी करेगा। इसके अलावा अनियमितताओं और हिंसा को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किए जाएंगे। पहले चरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 25 और 27 तारीख को पुनर्मतदान कराया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण के लिए ये 1 और 3 तारीख को हो सकता है। यदि आयोग को लगता है कि गड़बड़ियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से कई शिकायतें मिलती हैं, तो वो पूरी विधानसभा के परिणाम भी रोक सकता है। इस बीच अर्धसैनिक बल मतदाताओं में विश्वास पैदा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर मतदाताओं को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सभी राजनीतिक पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक जो संबंधित चुनाव क्षेत्र के वोटर नहीं हैं और जिन्हें बाहर से लाया गया है, उन्हें चुनाव प्रचार का समय खत्म होने पर यानी मतदान खत्म होने के लिए तय समय से 48 घंटे पहले तुरंत चुनाव क्षेत्र छोड़ना होगा। किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी ढिलाई, गलत व्यवहार या नाकामी को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून और गलती की गंभीरता के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मोटरसाइकिल पर लगी पाबंदियों में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिनमें गिग वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी और राइड सर्विस प्रदाता और दफ्तर जाने वालों को छूट दी गई है। ऐसे मामलों में राइडर्स को अपने साथ उचित पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। इससे पहले आयोग ने आदेश दिया था कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की अशांति और तनाव को रोकने के लिए मतदान से 2 दिन पहले बाइक रैलियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक सवारी पर पाबंदी होगी। साथ ही चुनावी दिन परिवार के साथ बाइक पर सवारी केवल मतदान या वैध कारणों से ही की जा सकेगी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना के दमदम में पहली चुनावी जनसभा करेंगे। ये जनसभा न्यू बैरकपुर अग्रदूत मैदान में होगी। इसके बाद वो बानीपुर हावड़ा के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्पोर्ट्स ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हुगली के सप्तग्राम में चुनावी जनसभा करेंगे और फिर उनका शाम 5:15 बजे कोलकाता के सोनापुर में रोड शो का कार्यक्रम है। ये रोड शो सोनापुर मोड़ से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हावड़ा के जोरासांको, चकदाहा और उदय नारायणपुर में रैलियां करेंगे। और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कालना और बोंगांव दक्षिण में जनसभा करेंगे। वो बर्धमान में रोड शो में भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कॉलोनी स्ट्रीट पर जनसंपर्क की अनुमति नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। बड़ा बाजार में एक जनसभा के दौरान ममता ने कहा कि चुनाव प्रचार की अनुमति पाने के मामले में मुख्यमंत्री को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन बंगाल में चुनाव आयोग जुल्म कर रहा है। मुख्यमंत्री के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए CEO मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि कॉलोनी स्ट्रीट पर प्रचार के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। इसके बाद ऑफलाइन अनुमति मांगी गई, लेकिन इस तरह के प्रचार के लिए ऑफलाइन आवेदन की अनुमति नहीं है। मामले में मुख्यमंत्री के चुनावी एजेंट बैशबानर चट्टोपाध्याय का कहना है कि अगर किसी अन्य पार्टी का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है तो ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। हालांकि इस तरह की किसी भी दलील को आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक जीवंत लोकतंत्र में
हर वोट मायने रखता है और हर आवाज की अहमियत होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी ये रिपोर्ट। ये सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक न केवल अपने मतदान अधिकार को समझें बल्कि सक्रिय रूप से मतदान में भाग भी लें। वास्तव में स्वीप कार्यक्रम लोगों के बीच जागरूकता ला रहा है। ऊर्जावान फ्लैश मॉब से लेकर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटकों तक ये पहल लोगों का ध्यान आकर्षित करने, जिज्ञासा जगाने और एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए तैयार किया गया है। ये रचनात्मक अभियान आम सार्वजनिक स्थानों को नागरिक शिक्षा के मंच में बदल देते हैं। फ्लैश मॉब सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं बल्कि एक आह्वान है। नुक्कड़ नाटक केवल कहानी नहीं बल्कि ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब लोग इसमें भागीदारी करते हैं। We have also done, हम कई स्वीप एक्टिविटीज कर रहे हैं जो जागरूकता के लिए है। उदाहरण जिनमें हम दिव्यांग लोगों के संघों से बात कर रहे हैं और सुनिश्चित किया है कि आने वाले चुनाव में अधिक संख्या में लोग भाग लें। हमने उनके लिए बाइक रैलियां आयोजित की और प्रशिक्षण सत्र भी तैयार किए ताकि उन्हें सुविधाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके जो उन्हें मतदान केंद्रों तक सुरक्षित और आरामदायक अनुभव के लिए प्रदान की जा रही है। and a comfortable experience in the polling booths. युवाओं को जोड़ने के लिए पूरे शहर में क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये क्विज केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को मतदान अधिकार, चुनावी प्रक्रिया और भविष्य के मतदाता के रूप में उनकी ताकत को समझने का अवसर भी है। सीखने को रोचक और इंटरेक्टिव बनाकर ये पहल नई पीढ़ी को लोकतंत्र में अपनी भूमिका को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करती है। इन नवाचारों में एक खास आकर्षण ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन की ओर से शुरू की गई विंटेज बस पहल भी है। ये पुनर्निर्मित बस सिर्फ इतिहास की झलक नहीं बल्कि जागरूकता का चलता फिरता प्रतीक भी है। अपने पुराने अंदाज से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां लोग आते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। जैसे ही लोग इसकी क्लासिक डिजाइन को निहारने के लिए अंदर जाते हैं, उन्हें मतदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। जैसे मतदान क्यों जरूरी है, इसमें कैसे भाग लें और क्यों कोई भी मतदान केंद्र से दूर ना रहे। यह विरासत और उद्देश्य का बेहतरीन संगम है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक मजबूत नागरिक संदेश देता है। ये सारी पहलें मिलकर एक जबरदस्त मूवमेंट बनाती हैं जो लोगों तक वहीं पहुंचती है जहां वे हैं, उनकी भाषा में बात करती है और उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि इन सब के केंद्र में एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। मतदान सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। डीडी न्यूज के लिए चेन्नई से रितेश रंजन की रिपोर्ट। रुक करते हैं अन्य खबरों का। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया संकट में जारी संघर्ष के बारे में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान कोई दूर की घटना नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसका भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन रक्षा मंत्री ने रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है और तकनीकी परिवर्तन ने हालातों को बेहद जटिल बना दिया है। उन्होंने बदलते परिवेश के अनुकूल ढलने की तत्परता के साथ एक नए दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने भारत और जर्मनी के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी वकालत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बर्लिन में जर्मन संसदीय रक्षा और सुरक्षा स्थायी समिति को संबोधित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष थॉमस रोवेकम्प और अन्य सांसदों ने उनका स्वागत किया। बैठक में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी और हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय संघ के रक्षा और रणनीतिक साझेदारी समझौते पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। उन्होंने जर्मनी की मिटेलस्टेन कंपनियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में भी प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप तेजी से मजबूत हो रहे हैं और ये सहयोग को और गहरा बना सकता है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान कई आवश्यक बिंदुओं पर अपनी बात रखी।
जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्लिन में हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान में फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों, वैश्विक सुरक्षा और शैक्षणिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। रक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। राजनाथ सिंह का ये दौरा भारत जर्मनी के बीच सामरिक और शैक्षणिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नए आयकर अधिनियम 2025 को लेकर करदाताओं और प्रोफेशनल्स के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आयकर विभाग द्वारा देश भर में सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नवी मुंबई में विभाग द्वारा करदाताओं, टैक्स पेयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ट्रेड एसोसिएशंस और अन्य अलग अलग बिजनेस कम्युनिटीज के प्रतिनिधियों से संवाद साधा गया। विभाग की इस पहल पर मुख्य आयकर आयुक्त विक्रम सहाय से बात की है हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ विक्रम साहे, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। सर, जो नया एक्ट आया है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं जो कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो आप रन कर रहे हैं? हमारा जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नया 2025 का कानून आया है उसके बारे में लोगों को अवगत कराएं। और ये जो नया कानून है ये जो सरकार का इसके तरफ जो मेन उद्देश्य ये था कि जो पुराना कानून को और सरल ढंग से और सादगी के साथ और ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए, कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन जो दिमाग में था वो पुराना एक्ट काफी विस्तार हो गया था, बहुत सी बीच में चीजें आ गई थी, उसको एक सिंपल वे में एक सहज तरीके से लोगों के बीच में रखें ताकि लोगों का टैक्स कंप्लायंस करने का जो एक उनमें जो मंशा होती है और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस करने में उनको आसानी हो। आपको लगता है कि जो नया ट्रेंड आया है या जिस तरीके का रिस्पॉन्स अवेयरनेस में आपको लगता है कि उसमें एक तरीके की सफलता मिल रही है? ये हम समझते हैं कि हम लोग बहुत इससे एक तरह से संतुष्ट हैं। रिस्पॉन्स आया है और इस तरह से बताना कि जो भी प्रावधान थे, अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था उसको एक टेबुलर चार्ट में डाल देना और सहज तरीके से फॉर्म को भी हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ये उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को टैक्स कंप्लाई करने में, फॉर्म भरने में, चालान भरने में कम दिक्कतें कम आए। सर, टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के अलावा अगर देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हैं, जो अदर बॉडीज हैं, वो भी एक तरीके के स्टेक होल्डर रहते हैं पूरी प्रक्रिया में। उन तक आप किस तरीके से आउटरीच कर रहे हैं? आउटरीच वहां भी हो रहा है। बैंक की तरफ से अलग तरह की चिट्ठियां, अलग तरह की पत्रावली जा रही हैं, अलग से कम्युनिकेशन जा रहा है ताकि उनको भी अवगत कराया जाया है कि ये जो नया जो कानून आया है उसमें उनके लिए क्या क्या चीजें, कि वहां पर चालान लोग भरते हैं और भी तरह के उनके साथ एक हमारा संपर्क रहता है, तो उनको अलग से अवगत कराने की प्रक्रिया जारी है। आखिरी सवाल से, जो लिटिगेशन का जो स्टेटस होता है, कई बार मामला जो है लीगल जाता है, क्या कोशिश ये की जा रही है कि उस चीज को, जो बर्डन है, उसको धीरे धीरे कम किया जाए? इसके तरफ सरकार काफी तरह से कदम उठाया है। पिछले जो बजट था 2025 का, उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसे प्रावधान लाए हैं जिससे कि लिटिगेशन घट जाए और ऐसे भी हम लोगों ने जो हाई कोर्ट में अपील करना, ट्राइब्यूनल में अपील करना, उसको भी हम लोगों ने काफी मिनिमाइज किया है। तो ये एक तरफ का एक कदम हमारा है कि हम लोग लिटिगेशन को कम करें और ताकि जो कर दाता है उनको सुविधा मिले। शुक्रिया सर। तो विक्रम साहे जो कि बता रहे थे कि जो नया जो कर का जो कानून आया है वो अब लागू होने के बाद कितनी सहूलियत जो है वो करदाताओं को, साथ में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल गई। कुल मिलाकर जो आउटरीच का कार्यक्रम है वो भी लगातार चलता रहेगा और अलग अलग जो श्रेणी के शहर हैं, बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक के आउटरीच का कार्यक्रम चलेगा ताकि जो लोग हैं, जो करदाता हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल जाएंगे। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल खोल दिए जाएंगे। जिला और पुलिस प्रशासन ने सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की आमने सामने बातचीत की तैयारी के लिए मध्यस्थों को और समय दिया जा रहा है। ट्रंप ने यह फैसला युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से कुछ घंटे पहले लिया। उन्होंने कहा कि यह कदम मध्यस्थ के अनुरोध पर उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान से एक ऐसे प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं जिसमें सभी बातें एक साथ और सहमति के साथ हों। ट्रंप ने साथ ही कहा कि अमेरिका की सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी रखेगी।
खेल की खबरों में आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 242 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 68 गेंद में 135 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना पाई। इस जीत के बाद सनराइजर्स की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है, वहीं दिल्ली की टीम 5वें स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती की रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसका उद्देश्य साफ है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना और हर पीढ़ी को भविष्य के लिए एक स्वस्थ और बेहतर धरती बनाने के लिए प्रेरित करना। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धरती की रक्षा करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। पृथ्वी दिवस के मौके पर लाखों लोग एक साथ आकर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता में कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। इस साल की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी असली बदलाव की शुरुआत व्यक्ति और समाज से होती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, सामुदायिक प्रयासों को मजबूत करने और रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर जोर दिया गया है। Himalayas provides the water, the food and the ecological stability for a quarter of the world's population. So when you look at those numbers, it's imperative that if you're trying to celebrate an Earth Day, then you need to celebrate or at least think about and look at the concerns of the Himalayas. What has happened in the past, what is the ongoing activity and how it could be having impacts which are irreversible. And therefore it becomes important to have a responsible thought process and plan for the future of the Himalayas. यह थीम यह भी बताती है कि सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण नीतियों में बदलाव जरूरी है। प्लास्टिक प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ऊर्जा के साथ एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना। आज पृथ्वी दिवस 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, जब पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। हर छोटा कदम मायने रखता है, जैसे जीवाश्म ईंधन का कम इस्तेमाल, पानी बचाना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा और टिकाऊ जीवन शैली अपनाना। क्योंकि धरती की रक्षा करने का कोई विकल्प ही नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, सेहत और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।